हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। भाई ये वाला चैप्टर हमारे एग्जाम में आने वाला है। भूला तो नहीं कोई अभी तक कि एग्जाम लेट है तो पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, मिक्स हो गए सब, ऐसा तो नहीं है ना। ज्योग्राफी से आ रहे हैं हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसी के साथ साथ में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का मैप वर्क। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का आपको जो अंदर का उनका है, मतलब जो भी चैप्टर कंटेंट है वो आपको नहीं आएगा। क्लियर? उसमें सिर्फ आपको मैप वर्क आएगा, है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि जैसे ही हमारी एग्जाम नजदीक होती है हमको लगता है कोई आ जाए बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दे, बता दे तो मजे आ जाए और कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना रहे। ऐसा लग रहा है क्या? तो लग रहा है तो हम लेकर आए हैं आपके लिए दीज आर दी प्रिडिक्टेड। ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला चैप्टर है तो ये वाले क्वेश्चन तो हमको नहीं छोड़ने चाहिए। हालांकि ऐसे कोई सीबीएसई किसी के पास में जाता नहीं है बोलने के लिए कि बता दो बच्चों को, चलो थोड़ा भला हो जाएगा इनका, वो उनके हिसाब से ही बनाएंगे। मे बी पॉसिबल कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, मे बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, स्किप हमको नहीं करना है, अच्छे से करना है इनको। बस एक विनम्र निवेदन आपसे ये है, आपको इतना मेरे साथ में करना है कि जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रही हूँ सिर्फ पढ़ना मत, क्वेश्चन को लिख लेना। क्योंकि एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट वाली दिक्कत आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि हम क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं और पहली बार लिख रहे होते हैं। वहीं वो बच्चे जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के देख लिए होते हैं तो उनको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आती। फट से क्वेश्चन देखते हैं, फट से आंसर लिखते हैं, फट से पेपर हो जाता है, छुट्टी। क्लियर? तो अपनी प्रैक्टिस अपने को सिर्फ पढ़ने की नहीं रखनी है, अपने को लिखने की प्रैक्टिस रखनी है। तो अगर आप आए हो वीडियो देखने, आपकी फीड पर ये वीडियो आया है तो जल्दी से कॉपी लेके आ जाओ, पेन लेके आ जाओ, कुछ भी मत सोचो, क्वेश्चन के आंसर लिखते चलो मेरे साथ साथ में। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, केस बेस्ड और मैप वर्क। मैप वर्क हम कर चुके हैं। केस बेस्ड जो है वो आपको मिल जाएगा एक वीडियो जिसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, या मे बी पॉसिबल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के अलग अलग मिले तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। तो उसको आप वहां से एक्सेस कर लेना। साथ ही साथ में जो लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये हमने हर चैप्टर के हम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली हम कर रहे हैं, तो अच्छे से आप इनको भी कवर करते चलो। क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन व्हाट रेशो आर आयरन और कोकिंग कोल लाइमस्टोन रिक्वायर्ड टू मेक स्टील। स्टील बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि आयरन और कोकिंग कोल और साथ ही साथ में लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है। तो कितनी कितनी क्वांटिटी में इनको डाला जाता है कि स्टील बन जाए, है ना। तो आपको 4:2:1 के रेशो में क्या करना है, आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन डालना है। क्लियर है? मतलब कि अगर आप मतलब ऐसे रेशो कैसा होता है कि आप इसमें से मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड करके आप देख लो। जैसे कि अगर मान लो आप 4 किलो का डाल रहे हो, ठीक है, क्या डाल रहे हो आप, 4 किलो का आयरन और डाल रहे हो तो आपको क्या करना है, 2 किलो का ये डालना है, ठीक है, और इसी के साथ में 1 किलो का आपको लास्ट वाला डालना है, तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया, है ना। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 16 केजी का कितना डाल दो, 16 केजी का डाल दो अपना आयरन और, है ना, और उसके साथ में 8 केजी का डाल दो अपना क्या, कोकिंग कोल, ठीक है, और उसी के साथ में जो आपका है 4 केजी, ठीक है, 4 केजी का आप डाल दो कितना, क्या है लास्ट में, लाइमस्टोन, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टील बन जाएगा। ऐसा तो आपको रेशो में देखना पड़ेगा, रेशो के हिसाब से देख के आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर इतनी इतनी क्वांटिटी में डाल सकते हो और फिर आपका स्टील जो है वो बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाई आर शुगर इंडस्ट्रीज शिफ्टेड टू सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र। ऐसा देखा गया है कि शुगर इंडस्ट्रीज जो है स्पेशली महाराष्ट्र में शिफ्ट होने लगी है, यानी कि जो इंडिया के साउथ पार्ट के या फिर वेस्ट पार्ट के जो रीजन है ना, साउथ पार्ट के और वेस्ट पार्ट के जो रीजन है उसमें शिफ्ट होने लगी है शुगर इंडस्ट्रीज। तो ऐसा क्यों होने लगा है? तो देखो, शुगर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मतलब फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, उसका सुक्रोज कंटेंट जो अंदर है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो जहाँ पे ये कंडीशंस अच्छे से मिलेगी वहाँ पर शुगर इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो जाएगी। तो भाई महाराष्ट्र में या सदर्न या वेस्टर्न पार्ट में अच्छे से मिल रही होगी तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो आप
उसमें क्या क्या लिख सकते हो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी लाइन लिखो, शुगर इंडस्ट्रीज आर शिफ्टेड टू सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स बिकॉज नंबर 1 द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज हायर सुक्रोज कंटेंट। अगर महाराष्ट्र में आप शुगर केन को प्रोड्यूस करोगे तो उसके अंदर जो सुक्रोज का कंटेंट होगा वो अच्छा बनेगा, ज्यादा अमाउंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, सारी चीजें उस तरीके की वहां पर अवेलेबल है, इस वजह से। साथ ही साथ में क्लाइमेट जो है वो कैसा होता है, कूलर होता है, ठीक है। सो उसके कारण हमको लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल जाता है। जैसे कि शुगर केन के अंदर क्या होता है ना, फ्लूइड होता है, मतलब गीला गीला होता है, जूसी होता है, ठीक है। अब अगर मान लो उसको आप ऐसे एरिया में ग्रो कर रहे हो जहाँ पे बहुत धूप पड़ती है, तो फिर धूप अगर जहाँ पे ज्यादा पड़ेगी तो उसका सुक्रोज कंटेंट खिंच जाएगा, मतलब वो ड्राई होता जाएगा, गन्ना सूखता जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके इसमें से हम क्या करें, शुगर वगैरह बनाए, नहीं तो सूख जाएगा। वहीं अगर आप महाराष्ट्र जैसे रीजन में ग्रो कर रहे हो तो सुक्रोज कंटेंट इतनी जल्दी उसका खत्म नहीं होगा, है ना। तो आप बहुत लंबे समय तक भी, थोड़े लंबे समय तक उसको रख सकते हो, क्रशिंग सीजन मतलब लंबा हो जाएगा उसका। साथ ही साथ में जो कॉपरेटिव्स है वो ज्यादा सक्सेसफुल है इस स्टेट में। ऐसा देखा गया है कि शुगर इंडस्ट्रीज को कॉपरेटिव्स ने चलाया तो ज्यादा अच्छे से काम हुआ शुगर इंडस्ट्रीज का। तो जो कॉपरेटिव्स है वो कहाँ पर ज्यादा अच्छे हैं, महाराष्ट्र में, तो इसलिए शुगर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में शिफ्ट होने लगी। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी एनसीईआरटी में और थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, अभी वेरी शॉर्ट है तो इतने पॉइंट सफिशिएंट है, ठीक है। आपको लग रहा है कि कुछ और भी ध्यान आ रहा है, रेलेवेंट है, तो यहाँ पे लिख देना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल से, और फिर उसके बाद में उसका फिनिश गुड और ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट जब उसका बन जाता है, उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहती है। मतलब कि जब आपने कोई सा रॉ मटेरियल उठाया, जैसे कि गन्ना उठाया, है ना, शुगर केन उठाया, फिर शुगर केन को आपने क्या किया, शुगर केन क्या, अभी रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्री में लेके जा रहे हो, फिर अलग अलग तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हो और अब उससे शुगर बना रहे हो। तो गन्ने की कीमत तो थोड़ी सी कम ही रहेगी, लेकिन शुगर जब वो बन जाएगा तो और कीमती हो जाएगा ना, मतलब गन्ने से कंपैरेटिवली ज्यादा बिकती है शुगर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रॉ मटेरियल को जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ठीक ठाक है, उसको ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसकी लोगों को जरूरत भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा है ना। समझ में आया? तो ये क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। जैसे कि पेपर को वुड से मैन्युफैक्चर करते हैं, शुगर को शुगर केन से मैन्युफैक्चर करते हैं, आयरन एंड स्टील को आयरन ओर से मैन्युफैक्चर करते हैं और बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्यूमिनियम, है ना। तो बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में आप देखोगे तो आपको एल्यूमिनियम ज्यादा यूज होते हुए दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉक्साइट एक जो रॉ मटेरियल है उससे एल्यूमिनियम बना रहे हैं, जो कि और अच्छा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। क्लियर? समझ में आया? तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर शॉर्ट आंसर में भी अगर आपको आता है, शॉर्ट आंसर में भी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, सफिशिएंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट आर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज इन इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट। इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट में एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती हैं? तो इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट में देखिए, इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट मतलब इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उस टर्म्स में एग्लोमरेशन इकोनॉमीज क्या होती है। तो इन मेनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन और क्लस्टरिंग टेक्स प्लेस अराउंड एन अर्बन सेंटर। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जैसे ना इंडस्ट्री सेटअप होती है, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप होती है तो धीरे धीरे ना उनके आसपास मार्केट बनने लगता है, बैंक के एटीएम वगैरह बनने लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बनने लगता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है वहाँ का, ठीक है। तो आप ऐसे करते करते देखोगे धीरे धीरे वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। जैसे शुरुआती दौर पर जब हम इंडिपेंडेंट होने वाले थे उस समय पर जब फैक्ट्रीज इंडिया में आई थी, है ना, तो कहाँ पे सेटअप हुई थी, कैलकाटा में हुई थी, है ना, अपना बॉम्बे में हुई थी, चेन्नई में हुई थी। तो आप इन जगहों को देखो कि पहले जब शुरुआत में यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप हुई, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे ना सारी चीजें और ज्यादा बनने लगी, और ज्यादा फैसिलिटीज बनने लगी, तो जो कितनी बड़ी इकोनॉमीज बन के आई हैं बाहर, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। आप इन टर्म्स में अपनी डेफिनेशन दे सकते हो। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वाई आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कॉल्ड एज हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को हैवी और बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, ये हमको बताना है ना। तो बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, बेसिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो कि बेस है और उससे उसको पकड़ के आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, है ना। तो बेसिक इंडस्ट्री हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि आयरन और स्टील से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। और हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका रॉ मटेरियल और सारी चीजें बहुत ज्यादा बल्कि होता है। क्लियर, तो बस यही चीजें लिख दो। दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड हैवी बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड आर हैवी एंड बल्कि, इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे सामान बहुत ज़्यादा भारी होते हैं इस इंडस्ट्री के, इसलिए कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसीलिए इन इंडस्ट्रीज़ को हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। साथ ही साथ में इनको बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आयरन और स्टील जो है वो बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है ना। जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए, डिफेंस के सामान हो गए, मेडिकल के सामान हो गए, टेलीफोनिक सामान हो गए, है ना, साइंटिफिक इक्विपमेंट हो गए, वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स बनाने में मदद करती है। जैसे सिर्फ आयरन और स्टील को ले लो, फिर आप उसके अंदर कुछ 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 मिला के बहुत सारा कुछ बना सकते हो, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। What are the factors that influence industrial location? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जब आप किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लोकेशन डिसाइड कर रहे हो कि कहाँ पे सेटअप करनी है, तो कौन से फैक्टर्स दिमाग में रखोगे और फिर इंडस्ट्री को सेटअप करोगे, है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट, है ना। सबसे पहले देखा जाएगा कि लेबर अच्छे से मिल जाता है कि नहीं, यानी जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ में वहाँ पे सेटअप करने पे पैसा कितना लग रहा है, और पावर, इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छे दाम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। साथ ही साथ में मार्केट पास में है कि नहीं है, क्योंकि जितना दूर मार्केट होगा इतना ज्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है कि नहीं, रॉ मटेरियल भी पास में होगा तो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो रॉ मटेरियल लेने जाने के लिए बहुत दूर तक गाड़ियों को भेजना पड़ेगा, फिर बहुत पैसा लगेगा, तो फिर प्रॉफिट बचेगा नहीं इंडस्ट्री का, है ना। तो इंडस्ट्रीज के लिए ये चीजें फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज आर लोकेटेड एट द प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लो कॉस्ट, ठीक है। या तो ये सारे फैक्टर्स सीधे अवेलेबल हो जाए या फिर कम कीमत पे अरेंज कर पाए, है ना, उन जगहों पर। सबसे ज्यादा जो की डिसीजन है वो लीस्ट कॉस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी और स्पेशलाइज्ड लेबर है, ठीक है। जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक ठाक है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और साथ ही साथ में कम कीमत में अच्छा काम अगर हो रहा है तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, है ना। और लेबर भी अगर अच्छे मिल गए, क्योंकि लेबर ही वो लोग होते हैं जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर ठीक रहे तो इंडस्ट्रियल लोकेशन को हम डिसाइड कर पाएंगे। अब वेरी शॉर्ट तो मैंने लिखा है इसको, लेकिन आप इसको शॉर्ट आंसर में भी मान सकते हो, आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि 2 पॉइंट लिखने के बाद ऐसा लगे कि यार तीसरा क्या लिखूं, ठीक है। तो 3 पॉइंट लिख लें, अगर वेरी शॉर्ट में आए तो 2 लिख देना, और शॉर्ट में आ जाए तो 3 पॉइंट लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज किस तरीके के चैलेंजेस फेस करती है, ठीक। तो शुगर इंडस्ट्रीज जो है उसके मेजर चैलेंजेस इंक्लूड क्या क्या करते हैं। सबसे पहला, इंडस्ट्री का नेचर जो है वो सीजनल है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे साल चलती हो शुगर इंडस्ट्रीज, सीजन के हिसाब से चलती है। साथ ही साथ में जो प्रोडक्शन की मेथड है वो बहुत पुरानी है ना, और एफिशिएंट नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं चलती, मतलब पुराने प्रोडक्शन मेथड ही यूज किए जा रहे हैं। और जो फैक्ट्रीज में केन पहुंचाने का मतलब केन क्या होता है ना, शुगर केन, आपने देखा गन्ने के बड़े बड़े डंडे होते हैं, अब वो डंडे रख के लेके जाना, उठा उठा के लेके आना, तो ट्रांसपोर्टेशन में ना काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। छोटा सामान होता है तो फटफट से भर के आप लेके जा सकते हो, बड़े सामान को आपको बहुत ठीक ठाक से लेके जाना पड़ता है ना, कि कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, ऐसा, तो डिले काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जो बैगीज है उसका यूजेज भी बढ़ाने की ज़रूरत है। बैगीज में मतलब कि जैसे आपने देखा है कि गन्ने को मशीन में डाला जाता है, फिर इधर से निकाल लिया जाता है, और जूस जो है उसको हम ले लेते हैं, ठीक। तो ऐसे ही जब इसको इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं तो ये जो बचा हुआ बैगीज है
है तो कई बार क्या करते हैं कुछ लोग तो 4-5-6 बार उस गन्ने को बिल्कुल निचोड़ देते हैं। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसमें से जितना ज़्यादा जूस निकल सके उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस बैगीज को यूटिलाइज कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है फैक्ट्री में तो लमसम काम होता है, तो 2-1 बार गन्ना निकाल लिया, फिर उसके अंदर भले जूस हो तो भी उसको फेंक दिया, क्या पता चल रहा है किसी को। तो ये ऐसे में क्या कर रहे हो आप, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो बैगीज है मतलब बाद में जो बचा हुआ होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो कि हमारी शुगर इंडस्ट्रीज क्या करिए फेस करिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं जिसमें आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स थोड़े से बड़े दिख सकते हैं क्योंकि फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है ताकि आपको क्लियर दिखे। आप वही चीज़ कॉपी में लिखोगे तो इतने बड़े पॉइंट्स रहेंगे नहीं। 3 पॉइंट सफिशिएंट है, लेकिन कहीं पे आपको 4-5 पॉइंट भी दिख जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि कई बार हमको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिटेन 2 और 3 पॉइंट्स। तो 2 और 3 पॉइंट ही पढ़ोगे, पता चला वही भूल गए तो फिर क्या लिखे आओगे। 3-4 पॉइंट आप दिमाग में रखोगे तो 2-3 तो याद रह ही जाएंगे, है ना। तो जो रेलेवेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से पॉइंट्स लिख सकते हो। क्लियर। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज, एक्सप्लेन हाउ, है ना। तो इसकी मैंने अभी आपको एग्लोमरेशन इकोनॉमी में भी समझाया था कि जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती है तो अर्बनाइजेशन होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है ये आपको बताना है। क्लियर। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे आपने देखा है कि इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड ऑन इन और नियर द सिटी, है ना। या तो सिटी या सिटी के बाजू में ही इंडस्ट्रीज होती है, या अधिकतर आपने देखा होगा कि जैसे किसी एरिया में इंडस्ट्री सेटअप होने लगी तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम, मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल का आना जाना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा शुरू होने लगती है। तो जब शुरू अर्बनाइजेशन, देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो ये हुई। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हों, है ना। तो बस मार्केट जहाँ हो, जहाँ पर बैंकिंग अच्छा हो, जहाँ पर रॉ मटेरियल अच्छा मिले, ये सारी चीज़ें जब एक जगह पर बनने लगेगी तो अर्बनाइजेशन तो होने ही लगेगा ना। बस वही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कि इंडस्ट्रीज जो है वो या तो अंदर या सिटी के पास में सेटअप होती है। सिटीज़ क्या करती है, उनको मार्केट प्रोवाइड करती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइस जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, मतलब जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उस समय पे जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर आई थी, सेटअप होने लगी थी, तो वो ऐसे ओवरसीज एरिया में लोकेट होने लगी थी, जैसे कि मुंबई है, कैलकाटा है, चेन्नई है ना। अब आज के टाइम पे आप देखो कि ये जो सारे पॉकेट ऑफ इंडस्ट्रीज है ये सारे के सारे अर्बन सेंटर्स बन चुके हैं, जिसमें लार्ज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड आपको दिखेगा, है ना। मतलब आसपास आपको बहुत बड़ा रूरल एरिया भी दिखेगा जहाँ से आप रॉ मटेरियल ले सकते हो। और ये खुद सिटीज़ भी अपने आप में ऐसी सिटीज़ बन गए कि अर्बन सिटीज़ हम इनको कहते हैं, है ना। तो क्यों बनी है, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत लगने लगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के आजू बाजू बनने लगी, ठीक है। फिर वो बन के लोग इकट्ठे होने लगे, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री होती है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लोग इकट्ठे होने लगे, लोग रहने लगे करके बहुत बड़ी इकोनॉमीज बन गई, अच्छा अर्बनाइजेशन हो गया। क्लियर। तो ये पॉइंट्स आपको अपने इस आंसर में लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टेट एनी 5 बेसिस ऑन विच इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड, है ना। 5 बेसिस पे आपको जिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है वो आप लिख सकते हो। देखो मैंने 5 बेसिस यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि हो सकता है वेरी शॉर्ट में ये पूछ ले, या इसका पूछ ले, या इसका पूछ ले, या इसका पूछ ले, या किसी 2 का पूछ ले, या किन्हीं 3 का पूछ ले, तो आपको याद रहे। 5 ही एक बार दिमाग में रख लो क्या जाता है ना। तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आपको दिखेगी। मेन रोल के हिसाब से अगर आप देखो तो बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्री आपको दिखेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो तो स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपको दिखेगी। ओनरशिप के हिसाब से देखो तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आपको दिखेगी। और बल्क और वेट ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के हिसाब से आप देखोगे तो हेवी और लाइट इंडस्ट्रीज आपको दिखेगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या परेशानियां फेस करती है। तो देखो सबसे पहले तो लिख दो प्रॉब्लम्स फेस बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोलन लगा दिया, है ना। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ना पावर चाहिए। देखो पावर सब इंडस्ट्री को चाहिए होता है, लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनको
कंटिन्यू पावर सप्लाई चाहिए, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो इरेटिक पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई का जो एक तरीका है कि कंटिन्यू मिले, वो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लैकिंग है। पावर सप्लाई इज इरेटिक इन आवर कंट्री, ठीक है, कंटिन्यू नहीं मिल पाता। साथ ही साथ में मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड, स्पेशली इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। आपको कोई सा भी सेक्टर का प्रोडक्शन बनाना है, बढ़ाना है, तो उसकी मशीनरी आप स्ट्रांग रखो। मान लो कि आप आईटी सेक्टर में, अब आईटी सेक्टर में क्या मशीन काम कर रही है, कंप्यूटर। तो आप कंप्यूटर पे बैठे हो, कंप्यूटर चल ही नहीं रहे हैं, हैंग हो रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं काम चलेगा ना। तो बस वैसे ही आप कॉटन इंडस्ट्री ले लो, जूट इंडस्ट्री ले लो, शुगर इंडस्ट्री ले लो, मशीनें पुरानी रखोगे, चल नहीं रही है, ऐसी मशीनें रखोगे तो फिर प्रोडक्शन डिले होगा, है ना, धीरे होगा, फिर जितना अमाउंट में होना चाहिए इतना नहीं होगा, तो फिर आपकी इंडस्ट्री लैग बिहाइंड जो है वो करनी है। साथ ही साथ में लेबर का आउटपुट है वो भी काफी हद तक कम देखने को मिलता है। अब लेबर का आउटपुट भी क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को या किसी बड़े फर्म को अगर आपको अच्छा चलाना है तो उनका जो सबसे लोएस्ट फाउंडेशन यूनिट है, यानी कि वर्कर्स, वो अच्छे से काम करने चाहिए। अब इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, इन्हीं वर्कर्स को पैसा कम देते हैं ताकि इंडस्ट्री वालों के पास में पैसा ज्यादा बच जाए। अब तुम अगर किसी का पैसा काट के अपने पास में अपना प्रॉफिट बनाने के लिए रखोगे तो ये भी उतनी मेहनत नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, फिर वो काम में मक्कारी करने लगेंगे ना, क्योंकि आपकी लाइफ में काम में सबसे ज्यादा मोटिवेशन है पैसे से। पैसा अगर आप दे रहे हो उनको उनके काम बराबर, तो वो दिल से काम करेंगे और बहुत भयंकर काम करेंगे। लेकिन आप जितनी मेहनत वो कर रहे हो उतना पैसा उनको दोगे ही नहीं, तो फिर आपका आउटपुट भी कम मिलेगा, तो लो आउटपुट भी रहता है लेबर का। साथ ही साथ में we still need to import cotton in spite of the fact that production of cotton in the country has increased। हमको अभी भी कॉटन जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो जब आप कोई सी चीज़ खरीदते हो किसी से, दुकान से आके, जैसे कोई चीज़ आपके घर में मिल जाती है ना, जैसे जो लोग खेती वगैरह करते हैं तो उनको गेहूं वगैरह खरीदने नहीं पड़ते, घर से ही काम हो जाता है, चने वगैरह खरीदने नहीं पड़ते, घर से काम हो जाता है। लेकिन जिनके पास में नहीं है उन लोगों को क्या करना पड़ता है, मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम लोग भी जब दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं तो फिर उसमें हमारा पैसा लगना ही लगना है, तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ में सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से कंपटीशन जो है वो काफी तगड़ा है। क्यों कंपटीशन तगड़ा है, क्योंकि कॉटन जो है वो थोड़ा सा महंगा आता है ना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का कॉटन है तो वो महंगा रहेगा। वहीं सिंथेटिक जो है वो सिंथेटिक रहते हैं तो फिर कम कीमत में आ जाते हैं, तो फिर लोग ना कॉटन छोड़ छोड़ के सिंथेटिक फाइबर खरीदने लगे हैं। तो जब वो सिंथेटिक फाइबर खरीदने लगे, जैसे किसी भी इंडस्ट्री का आउटपुट कब अच्छा होगा या प्रॉफिट कब अच्छा होगा, जब उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो फिर आउटपुट जो है वो अच्छा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है कि नहीं। तो स्टिफ कॉम्पिटिशन सिंथेटिक फाइबर से रहता है क्योंकि लोग फिर सिंथेटिक फाइबर खरीदने लगे, तो ये भी एक मेजर चैलेंज देखने को मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो ये जो चैलेंजेस है आप लिख सकते हो आसानी से अपने आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंट ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी, राइट मेजर्स टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। क्या कंट्रीब्यूशन है और प्रेजेंट ग्रोथ रेट क्या है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारी नेशनल इकोनॉमी में। साथ ही साथ में ये भी बताओ कि क्या मेजर्स आप यूज कर सकते हो ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो। क्लियर। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले तो क्या क्या चीजें पूछी, एक तो कंट्रीब्यूशन पूछा है, दूसरा प्रेजेंट ग्रोथ रेट पूछा है और कुछ मेजर्स पूछे हैं जिससे कि ग्रोथ रेट बढ़े, है ना। तो तीनों को सेपरेटली लिखो, एग्जामिनर को फट से दिखेगा आंसर, फट से अच्छे मार्क्स देगा आपको, है ना। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्री। हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है ना, पूरी इंडस्ट्री है उसके अंदर हमने ये देखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसका जीडीपी में रेशो जो है वो 17% तक पे रह गया है। टोटल जो है इंडस्ट्री का वो 27% है ना, मतलब जो ये सेक्टर है उसका टोटल जो है वो 27% है, लेकिन उसमें से 17% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रह गया है, मतलब रुक चुका है 17% पे आके। और अभी का जो प्रेजेंट ग्रोथ रेट है वो हमको ये देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ जो है वो लास्ट डिकेड से, यानी कि पिछले 10 सालों से अराउंड 7% चल रहा है पर एनम, है ना। जबकि हमारा जो डिजायर्ड ग्रोथ रेट है अगले 10 साल के लिए वो कितना है,
12%, मतलब हमको थोड़ा सा इंक्रीज करने की इच्छा है। बाकी अगर प्रेजेंट ग्रोथ रेट पूछे तो 7% पर एनम चल रहा है। अब क्योंकि हमारी इच्छा 7% से 12% लाने की है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो सजेशन हमको देने हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट पॉलिसी लानी पड़ेगी गवर्नमेंट के द्वारा, और नए एफर्ट्स लाने चाहिए इंडस्ट्रीज में ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, जैसे कि नई मशीन्स, अच्छे लेबर का पैसा, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल पास में होना, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज सारी बढ़िया, तभी सारा काम अच्छा हो पाएगा, नहीं तो हम सोचते रहेंगे और चीज़ें नहीं बनेंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, है ना, या फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, रेदर दे मूव हैंड इन हैंड, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, मोस्ट चांसेस हैं कि लॉन्ग में भी आए, है ना, इसलिए मैंने आपको पॉइंट्स थोड़े से बड़े लिख के दिए। क्लियर। तो ऐसे पॉइंट्स से घबराना मत, इतना आपको लिखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में, आप क्या लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग नहीं है, ये हैंड इन हैंड मूव करती है। कैसे, तो देखो कैसे हैंड इन हैंड मूव करती है, समझ लोगे ना तो आंसर फट से लिख पाओगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या बनता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बनाते हैं रॉ मटेरियल, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना। अब ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। ये सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री को अगर चलना है तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जो कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो इंडस्ट्री डिपेंडेंट हुई ना एग्रीकल्चर सेक्टर पे रॉ मटेरियल लेने के लिए। साथ ही साथ में ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये भी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हुआ कि ये खरीदेगा तभी इनका सामान बिकेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या बनते हैं, फर्टिलाइजर बनते हैं, इंसेक्टिसाइड बनते हैं, पेस्टिसाइड बनते हैं। तो इनसे क्या होता है, एग्रीकल्चर और ज़्यादा अच्छा होता है और स्ट्रांग होता है। तो फार्मर्स भी डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर कि क्या करेंगे, हमको अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स बना के देंगे और हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी, है ना। और साथ ही साथ में पाइप हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, मोटर्स हो गई, ठीक है, और जो भी सामान है वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनता है। तो फिर वो सामान भी एग्रीकल्चर वालों को कहाँ से मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। तो ये अलग अलग कहाँ है, ये तो साथ साथ में चल रहे हैं। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले आप लिख सकते हो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ने जो है वो एग्रो इंडस्ट्रीज ने इंडिया में एक काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया है एग्रीकल्चर को बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। नए नए मशीन्स बना के सब कुछ करके एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। साथ ही साथ में जो एग्रो इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है रॉ मटेरियल के लिए। एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब शुगर वाली इंडस्ट्री, है ना, अपनी जूट इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, ये सब क्या, ये एग्रो इंडस्ट्रीज है ना। तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करिए किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए, ताकि वो क्या, और रॉ मटेरियल के लिए भी और अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी, जैसे इरिगेशन, पंप, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पाइप्स, मशीन्स, टूल्स। क्लियर। साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसने एग्रीकल्चरलिस्ट को असिस्ट किया है किसमें, ताकि वो अपना प्रोडक्शन बना सके, और साथ ही साथ में प्रोडक्शन प्रोसेस को इजी बनाने में भी मदद की है। ठीक है, तो दोनों जो है वो साथ साथ में मिल के काम कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने। देखो अभी मैं आपको बता रही थी ना, आपको देखते से एकदम से लगा होगा कितना बड़ा आंसर है, पर जैसे ही हमने समझा तो कितना ईजी हो गया। 2-3 पॉइंट है बस, उसको आपको लिखना है शब्द बना के। Why are we not able to perform well in iron and steel industry? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में हम क्यों अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? तो हम इसीलिए अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है कोकिंग कोल की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कोकिंग कोल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो अभी हमको मिल नहीं पा रहा है। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाई कॉस्ट है, अगर कोकिंग कोल है भी तो ज्यादा कीमत का है, साथ ही साथ में जितना है वो लिमिटेड है, क्योंकि कम है इसलिए कीमत उसकी ज्यादा है ना। और जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, एनर्जी का सप्लाई ठीक ठाक से नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो काफी वीक है। ये आपको सैंपल पेपर में भी पूछा था, है ना। तो ध्यान रखना है इसका, अपने को करना है ये चीज। What is the main reason for the fertilizer industry to expand in several part of the country? Fertilizer industries बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में क्यों फैला हुआ है, साथ ही साथ में कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि कंट्री के 50% फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो क्यों फैला हुआ है, तो इसलिए फैला हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया, क्योंकि नेचुरल गैस अब पाइपलाइन की मदद से किसी भी लोकेशन पे जा सकती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में पाइपलाइंस आई ना, पहले
पहले नेचुरल गैस को आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना था तो बहुत मेहनत लगती थी, डर रहता था कि कहीं गिर ना जाए, टैंकर का एक्सीडेंट ना हो जाए, लीक ना हो जाए, तो इस वजह से लिमिटेड जगह पे थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से जब से पाइपलाइन आई तो बस इधर से भेजो तो वो लोकेशन तक कहीं पे भी जा सकती है। तो इसलिए बहुत सारी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग जगह पर फैल चुकी है अब, जहाँ पर भी आप चाहो रॉ मटेरियल भेज सकते हो। अब कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो देश के 50% तक के फर्टिलाइजर यही स्टेट्स बना के दे देते हैं। कौन कौन से? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वाई छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। छोटा नागपुर रीजन में आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा क्यों पाई जाती है? तो वहां पर इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पाई जाती है क्योंकि आयरन ओर की कॉस्ट सबसे कम है यहाँ पर, है ना। तो इंडस्ट्रीज हमने देखा था ना कि कहाँ पे सेटअप होती है, जहाँ पर रॉ मटेरियल कम कीमत में अच्छा मिल जाए। तो कम कीमत में रॉ मटेरियल मिल रहा है, साथ ही साथ में रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का है ना, और लेबर भी चीप, सस्ते लेबर मिल रहे हैं, और होम मार्केट का भी जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है वहाँ पे, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। तो बढ़िया है काम, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। छोटा नागपुर रीजन की बात करनी है, ये ध्यान रखना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दो भाई। किस किस को? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो ऐसे ही आपको जो आपके क्लासिफिकेशन है उनके मीनिंग थोड़े से ध्यान रखने, क्योंकि हो सकता है डेफिनेशन में आ जाए। क्लियर? तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि स्टेट और इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में मिलके चला रहे हैं। जॉइंट है ना, किसी अकेले की नहीं है, मिलके चला रहे हैं। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, OIL, ये क्या है? जॉइंट सेक्टर। कई बार पूछा जाता है जॉइंट सेक्टर का एग्जाम्पल भी, तो OIL आपको ध्यान रखना है। ऑयल इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। साथ ही में कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ओन और ऑपरेटेड होती है बाय प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर वर्कर, या फिर दोनों मिलके जो चलाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? रिसोर्सेज को पूल करते हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस को प्रोपोर्शनली शेयर करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली शेयर करते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र की, केरला की कॉयर इंडस्ट्री, ये क्या है? ऐसी इंडस्ट्रीज के कुछ नाम है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिस्ट द मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री एट अ प्लेस। व्हाट इज द की टू द डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन। आपको क्या करना है? ऐसे फैक्टर्स बताना है जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, और फैक्ट्री लोकेशन के लिए की डिसीजन क्या है ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना, सिमिलर क्वेश्चन है ना। क्या क्या? रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, कैपिटल। ठीक, आपको अगर ये लॉन्ग आंसर में आ जाता है तो आप इसको एक्सपैंड कर देना। ठीक है, मतलब ये जो मैंने इसके साथ साथ में लिखा हुआ है ना, तो अब ये लॉन्ग आंसर, जैसे लॉन्ग आंसर आ गया, अब लॉन्ग आंसर में आपको यही पॉइंट है, सब हेडिंग। अब आप इसको लॉन्ग आंसर कैसे बनाओगे? तो उसके साथ में इनको ये ऐसी लाइंस लिख दी इनके साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए, तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दिया है, गलती हो गई है मेरे से, बाकी आप इसको लॉन्ग में कंसिडर कर सकते हो। की डिसीजन क्या होता है? किसी फैक्ट्री लोकेशन के लिए लीस्ट कॉस्ट, ताकि वेंचर जो है वो आसानी से बन जाए और प्रॉफिटेबल रहे। क्लियर? डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में डिफरेंशिएट करके बताओ। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनता है ना। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनता है वो क्या कहलाती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल जो है वो मिनरल से बनता है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो कि रूरल एरियाज के लिए होता है। एग्रीकल्चर जहाँ पे, वहीं पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का काम रहेगा, है ना। तो रूरल एरियाज में इसका काम होता है। वहीं जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसका रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों में रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, रबड़, शुगर, कॉपर, कॉफ़ी, टी, एडिबल ऑयल, ये सब इसके अंदर आ जाएंगी। वहीं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आप देखोगे आयरन, सीमेंट, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब किस में आ जाएंगे? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। मतलब पिछले भी कुछ में आपको मैंने लॉन्ग आंसर्स बताए हैं, बाकी ये और लॉन्ग आंसर्स है, ये भी थोड़े से देख लो।
क्या क्या है? हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड? फ्रेश वाटर का इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे रोका जा सकता है? तो सजेशन आपको देने हैं सबसे पहला कि वाटर का जो यूज़ है मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 more सक्सेसिव स्टेजेस, है ना। जो वाटर का जो यूज़ है उसको थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा और 2-3 सक्सेसिव स्टेजेस में उसको प्यूरिफाई करके फिर काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ में हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ताकि वाटर की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सके। और हॉट वाटर को एकदम से ऐसा नहीं कि जो फैक्ट्री से निकला हुआ है हॉट वाटर उसी को सीधे पॉन्ड्स और लेक्स में छोड़ दिया गरम गरम, ऐसा नहीं करना है ना। उसको गरम गरम नहीं छोड़ना है, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके फिर पानी में बहना है, ताकि पानी जो है वो पल्यूट ना हो और एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट ना हो इससे। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को 3 फेज में, साथ ही साथ में 3 फेज में क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, है ना, मैकेनिकल तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो फिर उसको सबसे पहले तो मैकेनिकल तरीके से उसको ट्रीटमेंट दो, फिर दूसरे स्टेज पे बायोलॉजिकल तरीके से ट्रीटमेंट दो, फिर तीसरे स्टेज पे बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से ट्रीटमेंट दो। उसी के बाद में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को पानी में छोड़ो, नहीं तो मत छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस करके ही पानी में जाने देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है, पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। What are the factors responsible for location of jute industries in Hooghly Basin? Very 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 important question. हुगली बेसिन पे जो जूट इंडस्ट्री सेटअप है, क्या फैक्टर्स है कि वहाँ पर ही जूट इंडस्ट्री सेटअप है? तो सबसे पहली चीज़ आप ये लिख सकते हो कि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वहाँ से पास में है। मैंने आपको बताया है कि इंडस्ट्रीज जो है वो अगर रॉ मटेरियल जहाँ पे मिल रहा है उससे पास में सेटअप होगी तो उसको लाने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, है ना। तो जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया है वहाँ से पास में है हुगली बेसिन, तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर दो। दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी क्या है, सस्ता है। हुगली बेसिन है ना, तो पानी बहुत है वहाँ पे। साथ ही साथ में जूट के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। साथ ही साथ में रेलवे, रोडवे, वाटरवे सभी का जो है नेटवर्क वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको वहाँ पे मिल जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत नहीं आती है। वाटर की अवेलेबिलिटी अबंडेंट है ताकि जूट को प्रोसेस किया जाए, सस्ता भी है वाटर और उसके साथ में बहुत सारा भी है। चीप लेबर मिल जाता है वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल के जो एडजॉइनिंग स्टेट है जैसे कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं तो सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तो ज़रूरत है, तो वो आसानी से काम कर लेते हैं और इनका भी प्रॉफिट हो जाता है और उनका भी काम हो जाता है, ठीक है। वहीं कैलकाटा जो है वो एक अर्बन स्टेट सेंटर की तरह मिल जाता है, पास ही में हुगली बेसिन के पास में कैलकाटा है, तो अगर बैंकिंग, फाइनेंस, पोर्ट फैसिलिटी या जूट को एक्सपोर्ट करने के लिए का जगह चाहिए तो आप सीधे कैलकाटा से भेज सकते हो, क्योंकि कैलकाटा एकदम बॉर्डरिंग पे ही ना, वहाँ पे आपको एक पोर्ट भी मिल जाएगा। नाम बताना कौन सा पोर्ट है कैलकाटा में, हम मार्क करते हैं, है ना, मतलब साथ साथ में करते जाओ तो आपको याद रहेगी चीज़ें, क्लियर। तो इस कारण से हुगली बेसिन पे जूट इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती है। What are the challenges faced by jute industries in India? How are these minimized? इंडिया में जूट इंडस्ट्रीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, ये बताना है। तो सबसे पहला चैलेंज कि उनको इंटरनेशनल मार्केट से जो इसके सिंथेटिक सब्सटीट्यूट है उससे काफ़ी बड़ा चैलेंज मिल रहा है। मतलब जैसे जहाँ पर जूट यूज़ हो रहा है उसके सिंथेटिक सब्सटीट्यूट क्या हो गए, नायलॉन, है ना, पॉलीथीन, ऐसे। तो ये जो सिंथेटिक सब्सटीट्यूट है उनसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में रहती है जूट इंडस्ट्रीज, और ये भी बाहर के देशों से। कौन कौन से? बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ठीक है। साथ ही साथ में जो इंटरनल डिमांड है, अच्छा ये एक चीज़ देखने को मिली है कि जो इंटरनल डिमांड है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण जूट पैकेजिंग मैंडेटरी कर दी है, तो उससे थोड़ा बहुत हमारा काम काज चल रहा है। और अगर इस डिमांड को स्टिमुलेट करना है तो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। देखो ये तो क्या हो गया, हमारा चैलेंज हो गया। और ये हमको क्या दिख रहे हैं, सोल्यूशन दिख रहे हैं, ठीक है। क्या क्या सोल्यूशन दिख रहे हैं? एक तो इंटरनल डिमांड बढ़ गई है, क्या क्या किस तरीके से बढ़ गई है, मतलब मिनिमाइज कैसे हुआ है। तो एक तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आपको कोई सा भी सामान भेजना है तो जूट पैकेजिंग करके आप एक्सपोर्ट करोगे। साथ ही साथ जो अभी हम ये देख सकते हैं कि अभी ये आप खाली बस बोरे अगर जूट के बना रहे हो, यानी कि गनी बैग्स बना रहे हो, तो उसके साथ साथ में आप उसके प्रोडक्ट को और वेराइटी
करो, है ना, कि इससे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो जितने ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे इतना ज़्यादा सामान बिकेगा जूट का। साथ ही साथ में जो ग्लोबल कंसर्न है कि पैकेजिंग जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के साथ में होनी चाहिए, तो उसकी वजह से जूट का काम थोड़ा सा बढ़ गया है, अच्छा हो गया है ना। तो ये चीज़ भी आप इसमें लिख सकते हो। Why is manufacturing sector considered the backbone of development? very important question. Manufacturing sector को development का backbone क्यों कहा जाता है, ये हमको यहाँ पर जो है वो बताना है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हैवी डिपेंडेंस लोगों का कम हो जाता है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना हो तो फिर सारे के सारे लोग खेती में ही लगे रहेंगे, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग खेती में ही काम ढूंढेंगे, जो कि इतना है नहीं, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिर उनको अगर काम मिल जाएगा तो आसानी से वो लोग भी डेवलप होंगे, उनको जॉब मिलेगी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो किसी भी कंट्री से पॉवर्टी को हटाने के लिए एक इनिशियल स्टेप होता है। क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अच्छा है तो ये एक प्री कंडीशन रहेगी कि वहाँ से पॉवर्टी हटेगी या नहीं हटेगी। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही हमको सामान मिलते हैं। जितने भी हम सामान यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? इंडस्ट्री में ही बनते हैं। साथ ही साथ में इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल है। रॉ मटेरियल उठाने वाले लोग चाहिए, रॉ मटेरियल लाने वाले लोग चाहिए, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने वाले लोग चाहिए, मशीन चालू बंद करने वाले लोग चाहिए, मशीन में से सामान निकलवाने लोग चाहिए, पैकेजिंग के लिए लोग चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने वाले लोग चाहिए, दरवाज़ा बंद खोलने वाले लोग चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग चाहिए, फिर बैंकिंग वाले लोग चाहिए इसी के अंदर। समझ रहे हो कि नहीं? तो बहुत काम है यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा किसी कंट्री में काम होगा वहाँ पे डेवलपमेंट होना ही होना है, ठीक। साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनका एक्सपांड, जो मैन्युफैक्चर्ड export of manufactured goods expands trade commerce and brings in much needed फॉरेन एक्सचेंज। जब मैन्युफैक्चरड गुड्स का एक्सपोर्ट होता है ना, जो हम इंडस्ट्री में गुड्स बनाते हैं उनको जब हम बाहर के देशों में बेचते हैं तो ऐसे में ट्रेड बढ़ता है हमारा, उनके साथ में लेन देन बढ़ता है। और हमको कंट्री, किसी भी कंट्री को ना फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब जब आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हो तो उससे भी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश गुड आर हायर वैल्यू एंड आर प्रॉस्पेरस। जो भी कंट्री रॉ मटेरियल को कोशिश करती है कि जितने ज़्यादा इससे और तरह तरह के गुड्स बन जाए, उतने गुड्स बनाने की अगर कोशिश करती है तो वो कंट्री हाई वैल्यू की होती है, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस भी होती है, ऐसा देखा गया है। इसीलिए किसी भी कंट्री को अगर आगे बढ़ना है या डेवलपमेंट लाना है तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं और आपने मेरे साथ साथ में लिख लिए हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में, बाकी आप वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हो। क्लियर? लेकिन लिखना ज़रूर, लिखना मिस मत करना ये पॉइंट्स, नहीं तो एग्जाम में नहीं याद आएंगे, एक एक दो दो ही याद आएंगे। अपने को तीन तीन चार चार पॉइंट्स तो लिख के आना ही आना है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अच्छे से इन क्वेश्चंस को कवर कर लेना और इसके साथ में और कहीं पे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिख रहे हैं ना, तो जितने बन रहे हैं इतने करो। पेपर की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करो। सैम्पल पेपर को भी एक बार लिख के देख लो, टाइम लगा के 2 घंटे का, है ना। अगर हो गया है तो सारी तैयारी हो गई है तो सैम्पल पेपर एक दिन लो, 2 घंटे का टाइम लगाओ और उसको लिखो, ठीक है। लिखो, जितना हो रहा है लिखो। कई बार सैम्पल पेपर में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई पैसा लेना देना नहीं है, बस आप लेते रहो नॉलेज और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।